हवा में लोहे और ताजे खून की गंध खुली हुई थी। काले घने बादलों ने आसमान को ऐसे ढक रखा था जैसे प्रकृति खुद इस नरसंहार को देखना नहीं चाहती हो। दूर पहाड़ों पर स्थित एक विशाल प्राचीन महल के बाहर लाशों का ढेर लगा था। जमीन का रंग लाल हो चुका था और बारिश की बूंदें उस खून को धोकर नदी की तरह बहा रही थीं। उन लाशों के बीच एक लड़का खड़ा था। उम्र महज 23 साल, पर उसकी उपस्थिति किसी सदियों पुराने दानव जैसी थी। उसने काले रंग के युद्ध वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा एक काले नकाब से ढका था, केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और उन आंखों में कोई भावना नहीं थी, न दया, न क्रोध, न पछतावा, सिर्फ एक अंतहीन जमा देने वाली क्रूरता। उसके लंबे काले बाल तूफानी हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में पकड़ी तलवार से खून की एक एक बूंद टपक टपक कर जमीन पर गिर रही थी। टिप टिप टिप। तभी वो एक घायल योद्धा की ओर बढ़ा। उसने बिना किसी झिझक के अपनी तलवार उठाई। रुक जाओ! एक चीख हवा को चीरती हुई गूंजी। लड़के की तलवार हवा में ही रुक गई। उसने अपनी ठंडी आंखें उस आवाज की ओर घुमाई। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर चांद जैसी निर्मल सुंदरता थी, लेकिन इस वक्त वो सुंदरता आंसुओं और खौफ से भीगी हुई थी। उसके रेशमी कपड़े कीचड़ और खून से सने थे। वो कांप रही थी। अमृता। लड़के की आंखों में एक पल के लिए कंपन हुआ, पर अगले ही सेकंड वो लाल हो उठी। नसों में दौड़ता गुस्सा उसके चेहरे पर उभरने लगा। मेरे सामने से हट जाओ अमृता, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। ये शब्द किसी तीर की तरह अमृता के सीने में लगे। उसकी आंखों से आंसुओं की एक और बूंद छनक कर उसके गालों को भिगोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में भींचा और खुद पर काबू करते हुए कहा, ये मेरा परिवार है, मेरी प्रजा है। आप क्यों सबको मारना चाहते हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे पता होते हुए भी मैंने किसी को नहीं बताया कि आप यहाँ हमला करने आ रहे हैं। बोलते बोलते उसकी आवाज टूट गई। वो दर्द से भर उठी थी, लेकिन उस लड़के के चेहरे पर कोई पिघल नाम नहीं आया। इसके विपरीत उसके होठों पर एक खौफनाक शैतानी हंसी तैर गई। प्यार? जब तुम अपने खुद के परिवार की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? मुझे सिर्फ अपने बदले से लेना देना है। मेरे रास्ते से हट जाओ अमृता, नहीं तो मैं तुम्हारी जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगा। उस लड़के ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका इरादा साफ था, पर तभी छपड़क एक अजीब सी आवाज हुई। उसके कदम वहीं रुक गए। हवा अचानक भारी हो गई। आसमान में बादलों के भयानक गड़गड़ाहट हुई। कड़ाक! बिजली की तेज चमक ने उस अंधेरे रणभूमि को एक पल के लिए रोशन कर दिया। उस लड़के ने धीरे से अपनी नजरें नीचे झुकाईं। एक चमकती हुई लंबी तलवार उसके सीने के ठीक बीचों बीच उसके दिल को चीरते हुए आर पार निकल चुकी थी। खून का एक फव्वारा फूटा और उसके काले कपड़ों को भिगोने लगा। उसने अपनी नजरें उठाईं। सामने अमृता खड़ी थी। उसके दोनों हाथ उस तलवार की मूठ पर थे जो उसने अभी अभी उस लड़के के सीने में घोंपी थी। अमृता की आंखें फटी की फटी थीं। वो खुद हाँफ रही थी, जैसे वो तलवार उस लड़के के नहीं बल्कि खुद उसके सीने में उतरी हो। उस लड़के के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थीं। एक खामोशी छा गई जिसे सिर्फ बारिश की आवाज तोड़ रही थी। और फिर वो मुस्कुराया। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारा दिया धोखा। यह सुनते ही अमृता के हाथ कांप उठे। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और तलवार मूठ से छूट गई। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बस रोए जा रही थी। उसकी चीखें बारिश के शोर में दब रही थीं। वो लड़का शांत खड़ा था। तलवार अब भी उसके सीने के आर पार थी। तभी उस लड़के ने अपना दाहिना हाथ धीरे से उठाया और अपने सीने में धसी उस तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। उसने दांत भींचे और पूरी ताकत से तलवार को बाहर खींचने लगा। एक भयानक दर्दनाक चीख उसके गले से निकली। वो चीख इतनी खौफनाक थी कि अमृता के पीछे खड़े वरिष्ठ योद्धाओं की भी रोंगटे खड़े हो गए। आप पूरी ताकत लगा रहा था। उसकी नसें फट पड़ने को तैयार थीं, लेकिन वो तलवार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। तभी आसमान के काले बादल फटे। एक अंधा कर देने वाला सुनहरा प्रकाश सीधे आपके ऊपर आकर गिरा। उस प्रकाश में एक अलौकिक दबाव था। आसमान से एक भारी गूंजती हुई आकाशवाणी हुई,
तुम्हारा इस तलवार को निकालने का प्रयास व्यर्थ है। तुमने अपने बदले की आग में लाखों मासूखों की हत्या की है। तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड है। तुम सबको मारकर अकेले जीना चाहते हो, तो अब यही होगा। प्रकाश और तेज हो गया। तुम्हें अमरता का अभिशाप दिया जाता है। तुम अपने हर करीबी को अपनी आंखों के सामने मरते देखोगे, पर तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। ये तलवार तुम्हारे सीने में हमेशा के लिए गड़ी रहेगी। ये तुम्हें हर पल दर्द देगी, पर क्योंकि तुमने अतीत में कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं, इसलिए ये शाप टूटेगा, पर तभी जब तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होगा, और केवल वही लड़की तुम्हारे सीने की इस तलवार को देख पाएगी और निकाल सकेगी। आवाज कुछ पल के लिए रुकी और फिर अमृता की ओर मुड़ी, और इस लड़की अमृता ने तुम्हारे प्यार के लिए अपनों को मरने दिया, इसलिए ये तुम्हें आज ही भूल जाएगी। इसके साथ ही वो सुनहरा प्रकाश एक झटके में गायब हो गया। रणभूमि में फिर से अंधेरा और बारिश छा गई। वो लड़का घुटने के बल गिरा, सीने में तलवार लिए, एक अनंत काल के दर्द की शुरुआत के साथ। 100 साल बाद इस दुनिया में अब साम्राज्य राजाओं से नहीं, बल्कि आत्मशक्ति से चलते हैं। जिनके पास शक्ति है वो नियम बनाते हैं, जो कमजोर हैं वो केवल कीड़ों की तरह जीते हैं। आत्मशक्ति के 10 मुख्य मंडल हैं: योद्धा, महायोद्धा, परमवीर चक्र, काल चक्र, स्वर्ण मंडल, पृथ्वी मंडल, स्वर्ग मंडल, ब्रह्मांड मंडल, देव मंडल और भगवान। हर मंडल में 10 स्तर होते हैं। आज का दिन अग्नि शिखर कबीले के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। अग्नि जागृति समारोह। दोपहर की चिलचिलाती धूप में कबीले का विशाल अखाड़ा तप रहा था। हवा में धूल, पसीने और खून की हल्की गंध थी। हजारों की भीड़ से पूरा अखाड़ा खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ शोर था, उत्साह था, लेकिन उस अखाड़े के बिल्कुल बीचों बीच एक भारी सन्नाटा था। वहां धूल में घुटनों के बल एक लड़का बैठा था, आर्यन। उम्र 18 साल, शरीर दुबला पतला, लेकिन सालों की कड़ी मेहनत से उसके मांसपेशियों में कसावट थी। उसके बाल पसीने से भीगकर माथे पर चिपके हुए थे। वो हाँफ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक उसकी आंखें थीं। वो खाली थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर से उसकी आत्मा ही खींच ली हो। सामने लाल पत्थर से बने भव्य सिंहासन पर कबीले के सरदार और आर्यन के पिता सूर्य प्रताप बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी छाया थी। उनकी उंगलियां सिंहासन के हत्थों को इतनी जोर से जकड़े हुए थीं कि पत्थर में दरारें पड़ने लगी थीं। दर्शक दीर्घा से एक तीखी आवाज आई, हे भगवान, क्या ये वही है, हमारे महान सरदार का बेटा? दूसरी आवाज ने हिकारत से पान थूकते हुए कहा, जीनियस आर्यन। मत हिसाओ मुझे। 4 साल की उम्र में जब इसने अपनी आत्मशक्ति महसूस की थी, तब हमें लगा था कि ये दूसरा सूर्य प्रताप बनेगा, लेकिन देखो इसे, 18 साल का हो गया और एक माचिस की तीली जलाने लायक भी ऊर्जा इसके शरीर में नहीं है। ये कबीले का सबसे बड़ा कचरा है। पूरी भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। वो हंसी आर्यन के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून हथेलियों में गहरे गड़ गए और खून की एक पतली लकीर मिट्टी में टपकने लगी। हंसो, उसने मन ही मन सोचा। हंस लो साहब। कोई नहीं जानता मैंने कितनी रातें बिना सोए बिताई हैं। मैंने हड्डियों को तोड़ने वाला अभ्यास किया है, लेकिन ये लानत। उसका ध्यान अपनी दाहिनी कलाई पर गया। वहां एक अजीब सा लाल रंग का टैटू था, जो एक बंद आंख जैसा दिखता था। ये जन्म से उसके साथ था। वैद्यों ने इसे एक साधारण जन्म चिन्ह बताया था, लेकिन आर्यन जानता था कि यही वो दानव है जो उसकी सारी ऊर्जा पी जाता है। जब भी वो ध्यान करता, ये लाल टैटू किसी भूखे जानवर की तरह उसकी सारी आत्मशक्ति सोख लेता। आर्यन। अचानक एक मखमली लेकिन बेहद ठंडी आवाज ने शोर को काट दिया। आर्यन का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने झटके से सिर उठाया। सामने नायरा खड़ी थी। वो लाल रेशमी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिस पर सोने की कढ़ाई थी। उसके बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे, लेकिन उसकी आंखों में आर्यन के लिए अब वो प्यार और चिंता नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वहां सिर्फ एक बर्फ जैसी ठंडक थी, और सबसे बुरी बात, उसके ठीक बगल में खड़ा था विक्रांत, उप प्रधान का बेटा। विक्रांत के होठों पर एक ऐसी घमंडी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी का भी खून खौल उठे। उसने जानबूझकर नायरा की कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था। नायरा, आर्यन की आवाज किसी टूटे हुए वाद्य यंत्र जैसी निकली। तुम यहां विक्रांत के साथ? नायरा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी देह भाषा में मीलों की दूरी थी। आर्यन, हमें यथार्थवादी होना होगा। नायरा की आवाज में रत्ती भर भी भावना नहीं थी।
बचपन के वादे पेट नहीं भरते आर्यन, इस दुनिया का नियम शक्ति है। विक्रांत ने कल रात ही पीली अग्नि को जागृत कर लिया है, वो अब इस कबीले का भविष्य है। विक्रांत ने एक नाटकीय अंदाज में अपनी हथेली खोली। धुप, एक तेज पीली ज्वाला उसकी हथेली पर नाचने लगी। उस आग की गर्मी इतनी तीव्र थी कि आसपास की हवा झिलमिलाने लगी। भीड़ ने आश्चर्य से सांस खींची। देखा आर्यन, विक्रांत ने अपनी आवाज को जानबूझकर ऊंचा किया ताकि पूरा अखाड़ा सुन सके। ये होती है असली ताकत। वो बर्फीले भेड़िए का कोर जो तूने अपनी जान जोखिम में डालकर नायरा के लिए लाया था, वो कचरा था। मेरे पिताजी ने मुझे एक ज्वालामुखी छिपकली का कोर दिया है। अब हम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। आर्यन लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके घुटने कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि उस भयानक क्रोध से जो उसके सीने में उबल रहा था। उसने सीधे नायरा की आंखों में देखा। नायरा, क्या वो सब झूठ था? वो कस्में, वो वादे? मैंने तुम्हारे लिए उस भेड़िए से लड़ते वक्त अपनी पसलियां तोड़वाई थीं। मैं हफ्तों तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था। नायरा ने अपनी नजरें फेर लीं। उसके चेहरे पर हल्की से झुंझलाहट आ गई। कमजोर का बलिदान बलिदान नहीं कहलाता आर्यन, बेवकूफी कहलाता है। मैं एक महान योद्धा की पत्नी बनने के लिए पैदा हुई हूं, किसी अपाहिज की नर्स बनने के लिए नहीं। ये शब्द नहीं थे, ये हथौड़े थे जो आर्यन की बची खुची उम्मीदों पर बरसे थे। विक्रांत जोर से हंसा। सुना तूने? अब निकल यहां से, तू इस पवित्र मंच को गंदा कर रहा है। विक्रांत ने अचानक अपनी लात हवा में उठाई। उसके पैर के चारों ओर तेज पीली अग्नि लिपट गई। अग्निपात प्रहार! विक्रांत की लात सीधे आर्यन के पेट में लगी। धड़ाम! आर्यन किसी फुटबॉल की तरह हवा में उड़ गया। वो मंच से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा और धूल के एक गुबार में जा धंसा। दर्द की एक भयानक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसकी आंतें अपनी जगह से हिल गई हों। आर्यन! सरदार सूर्य प्रताप अपनी जगह से आधे उठे। उनका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। एक पिता अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन कबीले का नियम स्पष्ट था। अखाड़े की चुनौती में कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सूर्य प्रताप ने बेबसी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आर्यन ने करवट ली और खून की उल्टी की। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसे लोगों के ठहाके सुनाई दे रहे थे। विक्रांत की जीत की हुंकार सुनाई दे रही थी, पर सबसे ज्यादा पीड़ादायक थी नायरा की खामोशी। उसने कांपते हाथों से जमीन को सहारा दिया। उसकी उंगलियां मिट्टी में गड़ गईं। बस, आर्यन बुदबुदाया, बहुत हुआ। उसने अपनी आस्तीन से मुंह पोंछा। खून और धूल मिलकर उसके चेहरे पर एक युद्ध के रंग जैसा लग रहा था। वो धीरे धीरे कांपते पैरों पर खड़ा हुआ। पूरा अखाड़ा अचानक शांत हो गया। आर्यन की आंखों में अब दर्द नहीं था, वहां एक अजीब सी शांति थी, तूफान से पहले वाली भयानक शांति। आज तुमने मुझे मेरी कमजोरी के लिए छोड़ा है नायरा। और विक्रांत, तुम्हारी ये पीली अग्नि, याद रखना, जिस दिन मैं वापस आऊंगा ये मेरे लिए मोमबत्ती बुझाने जितनी तुच्छ होगी। विक्रांत हंसा, पर उस हंसी में थोड़ी घबराहट थी। वापस आएगा? तू आज ही मरेगा। कबीले से बाहर निकलते ही जंगली कुत्ते तुझे नोच खाएंगे। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने पिता की ओर एक आखिरी बार देखा। सूर्य प्रताप ने भारी मन से अपनी नजरें झुका लीं। ये आर्यन के लिए अंतिम संकेत था, यहां उसके लिए अब कोई जगह नहीं थी। वो मुड़ा और लंगड़ाते हुए कबीले के विशाल लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ गया। सूरज डूब रहा था और आर्यन की लंबी परछाई उसे मृत्युवन की ओर बुला रही थी। 2 दिन बीत चुके थे। मृत्युवन का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। यहाँ के पेड़ हरे नहीं बल्कि गहरे काले रंग के थे। उनकी टहनियां किसी चुड़ैल की मुड़ी हुई उंगलियों की तरह डरावनी लगती थीं। यहाँ हवा भी नहीं चलती थी, बस एक भारी सड़न मारता सन्नाटा था जो किसी के भी दिमाग को पागल कर सकता था। आर्यन एक सूखे नाले के किनारे बैठा था। उसके कपड़े अब चीथड़े हो चुके थे। उसका पेट भूख से ऐसे मरोड़ रहा था जैसे अंदर कोई चाकू चला रहा हो। कमाल है, आर्यन ने कड़वे सूखे पत्ते को चबाते हुए खुद से कहा। उसका स्वर व्यंग्यात्मक था। घर पर था तो लोग कचरा कहते थे, यहां आया तो लगा कम से कम जानवर तो मुझे शिकार समझकर इज्जत देंगे। लेकिन कल उस 3 आंखों वाले खरगोश ने भी मुझे देखकर अपना रास्ता बदल लिया। क्या मैं इतना बदकिस्मत हूं कि मेरा शिकार भी मुझ पर दया खा रहा है? तभी आसमान का रंग अचानक बदला। काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह निगल लिया। घना अंधेरा छा गया। गड़गड़ाहट, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें इतनी भारी और ठंडी थीं कि त्वचा पर पत्थर की तरह लग रही थीं। बहुत बढ़िया, बस यही कसर बाकी थी।
आर्यन चिल्लाया। वो सिर छुपाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सामने एक पहाड़ी थी। बिजली की चमक में उसे दो बड़ी चट्टानों के बीच एक संकरी सी दरार दिखाई दी जिसे कटीली झाड़ियों ने छिपा रखा था। अगर बिजली न चमकती तो वो कभी उसे न देख पाता। बिना कुछ सोचे वो उन कटीली झाड़ियों को चीरता हुआ उस दरार में घुस गया। अंदर एक गुफा थी। गुफा के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर तूफान का शोर था, लेकिन अंदर गहरा, रूह कपकपा देने वाला सन्नाटा था और एक अजीब सी सूखी गर्मी थी। आर्यन ने अपनी गीली कमीज निचोड़ी। कम से कम आज रात किसी भालू का डिनर तो नहीं बनूंगा। वो जैसे जैसे अंदर बढ़ा, उसे गहराई में एक नीली रोशनी दिखाई दी। डर के बावजूद उत्सुकता ने उसे आगे खींच लिया। गुफा के अंत में एक बड़ा गोलाकार कमरा था। उसकी दीवारें प्राचीन क्रिस्टल से बनी थी जो मंद मंद चमक रही थीं, और कमरे के बीचों बीच एक पत्थर के चबूतरे पर एक कंकाल बैठा था। कंकाल ध्यान मुद्रा में था। उसके कपड़े सदियों पहले गल चुके थे, लेकिन उसकी हड्डियों पर एक भी खरोंच नहीं थी। वो हड्डियां नहीं, बल्कि सफेद जेड पत्थर जैसी लग रही थीं। लेकिन आर्यन की नजरें कंकाल भर नहीं, बल्कि उसके हाथों के बीच टिकी थीं। वहां हवा में एक लौ तैर रही थी। वो लाल या पीली नहीं थी, वो गहरे नीले रंग की थी। वो लौ बिल्कुल स्थिर थी, उसमें कोई हलचल नहीं थी, जैसे वो समय के साथ जम गई हो। लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा वो इतनी भयानक थी कि उसे देखते ही आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे गहरे बर्फीले समुद्र की तली में खींच रहा हो, शांत, गहरा और जानलेवा। नीली अग्नि। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पुरानी किताबों में पढ़ा था, किंवदंतियों की शीत ज्वाला, जिसे हासिल करने के लिए प्राचीन साम्राज्यों ने युद्ध लड़े और तबाह हो गए। ये यहाँ इस गुमनाम गुफा में क्या कर रही थी? वो मंत्रमुग्ध सा आगे बढ़ा। जैसे ही वो चबूतरे के पास पहुंचा, अचानक कंकाल राख बनकर बिखर गया। वूश! राख के ढेर से गूंजती हुई प्राचीन आवाज आई। ये आवाज हवा में नहीं, सीधे आर्यन के दिमाग में गूंजी। सावधान बालक। आर्यन चौंक कर पीछे कूदा। कौन? मैं वो हूं जो अब नहीं है, और ये वो अग्नि है जो सब कुछ मिटा सकती है। जो मृत्यु से नहीं डरता, केवल वही शीतलहर को संभाल सकता है। क्या तुम में वो आग है बालक, या तुम भी उन हजारों की तरह राख बनना चाहते हो जो यहाँ आए थे? आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसका दिमाग चीख चीख कर उसे वहां से भागने के लिए कह रहा था। ये सामान्य अग्नि नहीं थी, ये प्रलय थी। लेकिन फिर उसे विक्रांत की घमंडी हंसी याद आई। नायरा का वो ठंडा भावनाहीन चेहरा याद आया। उसके पिता की झुकी हुई नजरें याद आईं। कचरा, अपाहिज, बेवकूफ, ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसका सारा डर एक भयानक क्रोध में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी कलाई का लाल टैटू अचानक धड़कने लगा। धक 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 धक, जैसे वो नीली अग्नि को ललकार रहा हो। राख! आर्यन हंसा, एक सूखी पागलपन भरी हंसी। मैं तो कब का राख हो चुका हूं। मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? या तो मैं ये शक्ति पाऊंगा, या यहीं चलकर मर जाऊंगा। कम से कम घुट घुट कर कीड़े की तरह जीने से तो ये मौत 1000 गुना बेहतर होगी। उसने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। साहस या मूर्खता, चलो देखते हैं। आवाज शांत हो गई। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस नीली लौ को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। एक पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया, और फिर एक ऐसी चीख आर्यन के गले से निकली जो शायद पाताल लोक तक सुनाई दी होगी। जैसे ही अग्नि ने उसे छुआ, उसे जलने का एहसास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे उसे लाखों साल पुरानी बर्फ के पहाड़ के अंदर जिंदा गाड़ दिया गया हो। उसका खून जमने लगा, उसकी नसें बुरी तरह अकड़ने लगीं। दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखों के आगे काले धब्बे नाचने लगे। ये अग्नि उसे जला नहीं रही थी, ये उसके अस्तित्व को मिटा रही थी। उसका हाथ काला पड़ने लगा, उसकी त्वचा पपड़ी बनकर झड़ने लगी। छोड़ दे इसे, छोड़ दे मूर्ख, उसका दिमाग चिल्लाया। लेकिन आर्यन ने अपनी मुट्ठी नहीं खोली। उसका जबड़ा इतना जोर से भेजा हुआ था कि उसके दांत टूटने की कगार पर थे। उसके मसूड़ों से खून रिसने लगा। नहीं नहीं, मैं वापस उस कीड़े की तरह नहीं जीऊंगा। अगर मुझे मरना है तो मैं लड़ते हुए मरूंगा। तभी चमत्कार हुआ। उसकी कलाई का लाल टैटू पूरी तरह सक्रिय हो गया। जुम! टैटू से लाल रंग की रहस्यमयी चंजीनें निकलीं और उन्होंने नीली अग्नि को जकड़ लिया। नीली अग्नि ने प्रचंड विरोध किया, छटपटाई, गुफा की दीवारें कांप उठीं, लेकिन वो लाल टैटू किसी भूखे ब्लैक होल की तरह उस नीली आग को चूसने लगा। एक तरफ नीली ठंडक, दूसरी तरफ लाल टैटू की भीषण गर्मी। आर्यन का शरीर युद्ध का मैदान बन गया था।
वो तड़प रहा था, जमीन पर लौट रहा था, पत्थरों से अपना सिर टकरा रहा था। घंटों तक गुफा उस नीली रोशनी और आर्यन की कराहों से गूंजती रही। धीरे धीरे उसकी चीखें शांत हो गईं। टैटू ने अग्नि को पूरी तरह वश में कर लिया था और उसे आर्यन के मेरिडियंस यानी ऊर्जा नाड़ियों में प्रवाहित करना शुरू कर दिया था। तूफान थम गया। सुबह की पहली किरण गुफा के मुहाने से अंदर झांकी। आर्यन जमीन पर पड़ा था, नग्न। उसके शरीर से हल्की नीली भाप निकल रही थी। उसकी पुरानी चोटिल त्वचा पूरी तरह से जलकर गिर चुकी थी। उसके नीचे एक नई त्वचा थी, बेताग और संगमरमर जैसी सख्त। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां अब काली नहीं थीं, उनमें गहरा चमकदार नीला रंग तैर रहा था, जिसमें एक भंवर जैसा जादुई खिंचाव था। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी मांसपेशियों में एक नई विस्फोटक ताकत दौड़ रही थी। उसने अपनी तर्जनी उंगली उठाई। स्नैप! एक छोटी सी प्यारी सी नीली लौ उसकी उंगली के पोर पर नाचने लगी। आर्यन के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। तो ये महसूस होता है शक्ति का। 15 दिन बीत चुके थे। आर्यन उसी मृत्युवन में रह रहा था। वो पूरी तरह बदल गया था, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं। उसकी चाल में अब एक डरे हुए लड़के की घबराहट नहीं, बल्कि एक शीर्ष शिकारी का आत्मविश्वास था। वो रोज एक बर्फीले झरने के नीचे घंटों बैठता। नीली अग्नि को नियंत्रित करना आसान नहीं था। ये जंगली थी, घमंडी थी। जरा सी चूक और ये उसी की नसों को जमा देती। लेकिन आर्यन जिद्दी था। एक दोपहर वो जंगल के एक खुले मैदान में अभ्यास कर रहा था। तभी जमीन में कंपन हुआ। धुम धुम धुम। पेड़ों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ते हुए एक विशाल जानवर मैदान में दाखिल हुआ। ये एक लौह श्रृंग बैल था। ये कोई साधारण बैल नहीं था। ये एक बख्तरबंद ट्रैक्टर के आकार का था। उसकी चमड़ी काले लोहे जैसी सख्त थी, जिस पर तलवारें भी टकराकर टूट जाती थीं। उसकी नाक से निकलती गर्म भाप आसपास की घास को जला रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं। ये एक Tier 1 बीस्ट था, जिसे हराने के लिए कम से कम 5 सामान्य स्तर के योद्धाओं की जरूरत पड़ती थी। बैल ने आर्यन को देखा, एक छोटा सा तुच्छ इंसान। बैल ने हिकारत भरी आवाज में फूंकार मारी और अपना भारी पैर जमीन पर पटका। एक बड़ी चट्टान चकनाचूर हो गई। पुराना आर्यन शायद पेड़ पर चढ़ जाता या अपनी किस्मत को कोसता, लेकिन नया आर्यन हंसा। उसने अपनी गर्दन दाईं ओर झुकाई। कड़क, हड्डियों के चटकने की आवाज आई। परफेक्ट, आर्यन ने कहा। उसकी आंखों में नीली चमक बढ़ गई। मुझे अपनी नई पंचिंग मशीन की टेस्टिंग के लिए एक मजबूत सैंडबैग चाहिए ही था। तुम थोड़े बदसूरत हो, लेकिन काम चल जाएगा। बैल को शायद अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वो जोर से गुर्राया और पूरी रफ्तार से आर्यन की तरफ दौड़ा। वो एक चलता फिरता लोहे का टैंक था। जमीन कांप रही थी। 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर। जैसे ही बैल के नुकीले सींग आर्यन के सीने में घुसने वाले थे, आर्यन गायब हो गया। नहीं, वो गायब नहीं हुआ था। वो इतनी तेजी से हिला कि एक आम आंख उसे देख ही नहीं पाती। आर्यन ने हवा में एक अद्भुत छलांग लगाई, कलाबाजी खाई और सीधे बैल की चौड़ी पीठ पर लैंड किया। बहुत धीमे हो मोटे, उसने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। बैल पगला गया। वो पागलों की तरह उछलने कूदने लगा, आर्यन को अपनी पीठ से गिराने की कोशिश करने लगा। आर्यन मुस्कुराया और हवा में पीछे की ओर कूदा। बैल के ठीक सामने 10 कदम की दूरी पर जमीन पर आ खड़ा हुआ। आओ, मुझे दिखाओ अपनी असली ताकत, आर्यन चिल्लाया। बैल की आंखों में खून उतर आया। उसने अपनी पूरी जान लगाकर एक अंतिम और घातक हमले के लिए दौड़ लगाई। इस बार आर्यन अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपना दाहिना पैर पीछे जमाया, कमर को हल्का सा घुमाया, मुट्ठी को पीछे खींचा। उसकी कलाई का टैटू चमका। उसकी मुट्ठी के चारों ओर भयंकर नीली अग्नि लिपट गई। हवा का तापमान अचानक शून्य से नीचे गिर गया। मैदान की हरी घास पर एक पल में सफेद बर्फ जमने लगी। नील ज्वाला, प्रहार। जब बैल आर्यन से महज 1 इंच दूर था, आर्यन ने अपना मुक्का छोड़ा। उसकी छोटी सी मुट्ठी बैल के विशाल चट्टान जैसे माथे से टकराई। धड़ाम! आवाज ऐसी थी जैसे 2 पहाड़ आपस में टकराए हों।
एक भयानक शॉकवेव निकली जिसने आसपास के 20 पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंका। वो बैल, जिसका वजन टनों में था, किसी रुई की गुड़िया की तरह हवा में पीछे उड़ गया। वो 50 फीट दूर जाकर गिरा और घिसटता हुआ कई पेड़ों को तोड़ता हुआ रुका। बैल के माथे पर जहां मुक्का लगा था वहां की खाल जली नहीं थी, वहां एक गहरा गड्ढा बन गया था, जैसे लोहे को पिघलाकर फिर तुरंत जमा दिया गया हो। वहां नीली बर्फ की एक मोटी परत जम गई थी। बैल ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके थे। उसकी खोपड़ी के अंदर का सब कुछ उस नीली ठंडक से जम चुका था। आर्यन धीरे धीरे उसके पास गया। उसने अपना हाथ सीधा किया। उसकी उंगलियों से नीली आग निकली और एक तेज तलवार का आकार ले लिया। शांति से सो जाओ, उसने कहा और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। उसने अपने खंजर से बीस्ट का सीना चीरा और अंदर से एक चमकता हुआ खून से सना गोल पत्थर निकाला। बीस्ट कोर, टियर 1 लौह कोर। उसने उसे धूप में चमकते हुए देखा। बाजार में इसकी कीमत 500 सोने के सिक्कों से कम नहीं होगी। विक्रांत के उस ज्वालामुखी छिपकली के कोर से कहीं ज्यादा कीमती। वो मुस्कुराया। ये तो बस शुरुआत है। आर्यन अपनी विजय का जश्न मना ही रहा था कि अचानक उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसके नए अति संवेदनशील सेंसेस चीख उठे। कोई देख रहा है। मैदान से कुछ दूर एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विशाल देवदार के पेड़ की सबसे ऊंची, सबसे पतली डाली पर एक आकृति खड़ी थी। वो शख्स सिर से पैर तक काले लिबादों में मुड़ा था। उसका चेहरा एक नकाब से ढका था, जिस पर अजीबोगरीब प्राचीन बैंगनी रंग के चिन्ह बने थे, जो कभी कभी धुंधली रोशनी में चमक उठते थे। हवा इतनी तेज थी कि मोटे पेड़ भी झूल रहे थे, लेकिन वो आदमी उस पतली टहनी पर ऐसे खड़ा था जैसे वो हवा का ही हिस्सा हो, पूरी तरह वजन रहित। उसकी निगाहें जो नकाब से छिपी थीं, सीधे आर्यन पर टिकी थीं। दिलचस्प, उस काले कपड़े वाले व्यक्ति ने एक भारी रहस्यमयी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो कई जगहों से एक साथ आ रही हो। सदियों बाद नीली अग्नि ने आखिरकार किसी को चुना है, और उस लड़के का शरीर उस प्रचंड वेग के झेल गया। कोई साधारण मनुष्य होता तो अब तक राख का ढेर बन चुका होता। उसकी नजर आर्यन की कलाई पर गई, जहां लाल टैटू अब शांत हो चुका था। इतनी दूर से उसे देखना असंभव था, लेकिन इस व्यक्ति की नजरें नॉर्मल नहीं थी। तो वो मोहर अभी भी सक्रिय है। बेचारा लड़का, उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसके हाथ में जो है वो नीली अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस दिन वो टैटू पूरी तरह जाग गया, या तो वो भगवान बनेगा या दुनिया का अंत करेगा। काले कपड़े वाला व्यक्ति हवा में एक कदम पीछे हटा। वहां कोई जमीन नहीं थी, लेकिन वो गिरा नहीं। वो धुएं की तरह हवा में विलीन हो गया, जैसे वो वहां कभी था ही नहीं। सिर्फ उसकी आवाज हवा में हल्की सी सरसराहट की तरह गूंजती रह गई। तैयार रहो आर्यन, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। नीचे जंगल में आर्यन ने झटके से ऊपर पहाड़ की चोटी की ओर देखा। वहां कौन है? वो चिल्लाया, लेकिन वहां सिर्फ नीला आसमान और उड़ते हुए बाज के सन्नाटा पसरा था। आर्यन ने अपनी भौहें से कोड़ी। मुझे लगता है मेरा वहम था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये वहम नहीं था। कोई बहुत ताकतवर उसे देख रहा था। उसने अपना चमड़े का बोरा उठाया, जिसमें अब बीस्ट कोर सुरक्षित रखा था। उसने अपना चेहरा घुमाया, शहर की दिशा में, अग्नि शिखर कबीले की ओर। हवा का झोंका उसके बालों को उड़ा ले गया। उसकी नीली आंखों में एक खतरनाक शिकारी जैसी चमक आ गई। मैं आ रहा हूं, आर्यन ने हवा से बात करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक बर्फीला खौफ था। विक्रांत, नायरा, पिताजी, उम्मीद है आप सब ने मेरे लिए एक अच्छी सीट बचा कर रखी होगी, क्योंकि ये कचरा अब वापस आ रहा है। और इस बार उसने अपनी मुट्ठी भींची और नीली लौ उसके पोरों पर भड़क उठी। मैं अकेला नहीं हूं। उसने गहरी सांस ली और जंगल से बाहर निकलकर अपनी नियति की ओर पहला कदम बढ़ाया। उसके पीछे मृत्युवन के काले पेड़ भी हवा के झोंके में मानो सम्मान में झुक गए थे। एक तूफान वापस लौट रहा था और उसका नाम आर्यन था। जबकि आर्यन मृत्युवन की अंधेरी और ठंडी गुफाओं में अपनी जान की बाजी लगाकर नीली अग्नि के प्रचंड वेग को अपने वश में कर रहा था,
उसी समय अग्निशिखर कबीले में एक अलग ही तरह का तूफान शांत पड़ा था। फिलहाल के लिए सरदार सूर्य प्रताप के महल के पीछे बना ये बगीचा आम लोगों के लिए प्रतिबंधित था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास थी जो अग्नि पुष्प की थी, ऐसे फूल जो दिन की धूप सोखते थे और रात में अंगारों की तरह चमकते थे। इस शांत और सुंदर वातावरण के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रखी सफेद पत्थर की बेंच पर एक लड़की बैठी थी। ये आन्या थी। वो 15 साल की थी, लेकिन उसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। उसने हल्के गुलाबी रंग का रेशमी फ्रॉक पहन रखा था जिसमें सफेद लेस लगी थी। उसके बाल कंधों तक आते थे और हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। वो देखने में किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया यानी पोर्सिलेन डॉल जैसी नाजुक और मासूम लग रही थी। लेकिन कबीले के बुजुर्ग जानते थे कि इस मासूम चेहरे के पीछे क्या छिपा है। कबीले के इतिहास में आर्यन के बाद अगर किसी ने सबसे कम उम्र में अपनी अग्नि जगाई थी तो वो आन्या थी। उसकी प्रतिभा किसी शांत नदी की तरह थी, ऊपर से शांत लेकिन अंदर गहरा और खतरनाक बहाव। जब से आर्यन को कबीले से निकाला गया था, आन्या की चंचलता गायब हो गई थी। वो अब मुस्कुराती नहीं थी, वो बस घंटों आकाश को निहारती रहती थी, जैसे वहां उसे अपने आर्यन का चेहरा दिखाई दे रहा हो। तभी सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज ने उस शांति को भंग कर दिया। खरच खरच भारी कदमों की आहट के साथ एक जानी पहचानी अहंकार से भरी आवाज गूंजी। अरे देखो तो कौन यहाँ अकेला बैठा है, हमारी नन्ही प्यारी आन्या। आन्या ने पलकें नहीं झपकाई, ना ही मुड़ी। वो जानती थी ये कौन है। ये विक्रांत था, कबीले के उप प्रधान का बेटा। आज वो अपनी नई पीली अग्नि की वर्दी में था, सुनहरे धागों से कढ़ी हुई लाल शेरवानी जो धूप में चमक रही थी। उसका सीना गर्व से इतना फूला हुआ था कि लग रहा था बटन अभी टूटकर किसी की आंख में लग जाएंगे। उसके ठीक पीछे नायरा थी, हमेशा की तरह शांत, गंभीर और चेहरे पर भाव शून्यता ओढ़े हुए। वो विक्रांत के साथ चल तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक विजेता की साथी में होनी चाहिए। विक्रांत ने हंसते हुए एक सुंदर फूल को तोड़ा और उसे अपनी उंगलियों में बेरहमी से मसल दिया। आन्या, विक्रांत उसके करीब आया और बेंच के पीछे खड़ा हो गया। मैंने सुना तुम आज सुबह फिर से कबीले के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। उस बेकार आर्यन का इंतजार करना छोड़ दो। मृत्युवन कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, उसने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा। अब तक तो किसी जंगली छाया तेंदुए ने उसकी हड्डियों को चबाकर सूप बना लिया होगा। जो कमजोर होते हैं उनका यही अंजाम होता है। आन्या के हाथ जो उसकी गोद में रखे थे हल्के से कस गए, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विक्रांत का अहंकार और बढ़ गया। वो बेंच के सामने आकर खड़ा हो गया ताकि आन्या को उसे देखना ही पड़े। सुनो आन्या, अब मैं इस कबीले का भविष्य हूँ। मेरे पिता जल्द ही इस कबीले का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने वाले हैं। तुम आर्यन की मुंह बोली बहन हो, अनाथ हो, इसलिए मुझे तुम पर दया आती है। तुम मुझसे जुड़ जाओ, मेरे दल में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वरना बिना आर्यन के तुम इस कबीले में सिर्फ एक बोझ हो। माहौल में सन्नाटा छा गया, हवा भी रुक गई। आन्या ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू नहीं थे, डर नहीं था, वहां एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो किसी कब्रिस्तान में महसूस होती है। ये भाव उसके मासूम चेहरे से इतना अलग था कि नायरा को भी एक पल के लिए सिहरन महसूस हुई। विक्रांत, आन्या की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था, जैसे कांच पर पत्थर गिरने की आवाज। शेर जब शिकार पर निकलता है तो पीछे से लकड़बग्गे अक्सर ये सोचते हैं कि जंगल अब उनका है। वे अपनी अजीब सी हंसी में जश्न मनाने लगते हैं, ये सोचकर कि शेर अब कभी वापस नहीं आएगा। आन्या खड़ी हो गई। वो कद में विक्रांत से छोटी थी, लेकिन उस पल उसका व्यक्तित्व विक्रांत पर भारी पड़ रहा था। लेकिन आन्या ने अपनी बात जारी रखी। जब शेर वापस आता है तो वो शिकार बाद में करता है। सबसे पहले उन लकड़बग्घों का हिसाब करता है जिन्होंने उसकी अनुपस्थिति में शोर मचाया था। विक्रांत का चेहरा गुस्से से टमाटर जैसा लाल हो गया। उसके माथे की नस फड़कने लगी। एक लड़की ने उसका अपमान किया, वो भी उसकी नई शक्ति के सामने। जबान लड़ाती है, नीच लड़की, विक्रांत चिल्लाया। उसकी आवाज में अपमान की कड़वाहट थी। भूल गई कि मैं अब एक पीली अग्नि योद्धा हूं, मेरे एक इशारे पर तुम राख बन जाओगी। विक्रांत ने डराने के लिए अपनी दाहिनी हथेली आन्या की तरफ बढ़ाई। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। धुप! एक तेज पीली ज्वाला उसकी हथेली पर धधक उठी। आग की गर्मी से आसपास के फूल मुरझाने लगे। माफी मांग, घुटनों पर बैठ और मेरे जूते चुम, तब शायद मैं तुझे बिना जलाए छोड़ दूं। विक्रांत ने धमकी दी। नायरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रांत रुको, वो अभी बच्ची है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भट्ठाम!
एक दबी हुई विस्फोट जैसी आवाज आई, जैसे हवा को किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। आन्या अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली, उसने हाथ भी नहीं उठाया, लेकिन उसके शरीर से एक बैंगनी रंग की लपट का एक गोलाकार झोंका निकला। ये पीली आग की तरह भड़की ही नहीं थी, ये शाही थी, घनी थी। जैसे ही वो बैंगनी ऊर्जा विक्रांत की पीली आग से टकराई, एक अजीब सी चीज हुई। विक्रांत की आग बुझी नहीं, वो दम घुटकर हुर गई, जैसे किसी ने जलती हुई मोमबत्ती पर भारी कंबल डाल दिया हो। क्या क्या? विक्रांत की चीख उसके गले में अटक गई। ये बैंगनी झोंका इतना तेज और भारी था कि विक्रांत को लगा जैसे किसी अदृश्य हाथी ने उसे टक्कर मार दी हो। वो 2 कदम पीछे लड़खड़ाया, उसका संतुलन बिगड़ा और वो अपनी एड़ी के बल गिरते गिरते बचा। उसकी पीली आग गायब हो गई थी, उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। नायरा, जो अब तक किसी पत्थर की मूर्ति की तरह चुप थी, की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बैंगनी अग्नि? नायरा बुदबुदाई, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन ये तो असंभव है। ये रॉयल फ्लेम की एक दुर्लभ श्रेणी है। ये तब जागृत होती है जब कोई योद्धा अत्यधिक भावनात्मक दबाव में हो और उसकी इच्छा शक्ति अटूट हो। नायरा ने आन्या को एक नए नजरिए से देखा। इस बच्ची की प्रतिभा हम सबकी सोच से परे है। ये तो दैत्य है। आन्या ने अपने फ्रॉक को झाड़ा, जैसे उस पर विक्रांत की गंदगी लग गई हो। उसके बालों में लगी कांच की तितली वाली क्लिप बैंगनी ऊर्जा के प्रभाव से हवा में फड़फड़ा रही थी, जैसे वो असली तितली हो। वो धीरे धीरे विक्रांत की ओर बढ़ी। विक्रांत, जो अभी भी सदमे में था, अनजाने में 1 कदम पीछे हट गया। आन्या ने अपनी गहरी काली आंखों से विक्रांत की आंखों में झांका। आर्यन ने मुझसे वादा किया है कि वो लौटेंगे, आन्या ने कहा। उसकी आवाज में अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक रानी का आदेश था। और जिस दिन वो लौटेंगे, उस दिन तुम्हें ये अपनी पीली अग्नि जन्मदिन की एक छोटी सी मोमबत्ती से ज्यादा कुछ नहीं लगेगी। आन्या ने एक पल के लिए नायरा की ओर देखा। उसकी नजरों में नायरा के लिए गुस्सा नहीं, बल्कि दया थी। तब तक आन्या ने वापस विक्रांत से कहा, मेरे रास्ते में मत आना, वरना अगली बार मैं सिर्फ आग नहीं बुझाऊंगी, मैं तुम्हारी सांसें बुझा दूंगी। ये कहकर आन्या मुड़ी और बगीचे से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद भी हवा में बैंगनी ऊर्जा की एक भारी गंध रह गई थी। विक्रांत और नायरा वहीं खड़े रहे, सन्न। उस छोटी सी लड़की ने बिना हाथ उठाए उनकी रूह कपा दी थी। स्थान, मृत्युवन का बाहरी किनारा। समय, सूर्यास्त। वापस जंगल में। विशालकाय लोह श्रृंग बैल का शव जमीन पर पड़ा था। उसके माथे पर जमी नीली बर्फ अब पिघल रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपने खंजर जैसी उंगलियों से बैल को चीरा और अंदर से उसका कोर निकाल लिया। यह कोर एक क्रिकेट की गेंद जितना बड़ा था और गहरे लाल रंग का था, लेकिन आर्यन की नीली अग्नि के संपर्क में आने से अब इसमें नीली नसें उभर आई थीं। आर्यन ने अपने पुराने फटे हुए कपड़े से कोर को लपेटा। उसने अपनी कलाई पर बने उस लाल टैटू को देखा जो अब शांत हो चुका था। 15 दिन, आर्यन ने खुद से कहा। उसकी आवाज में जंगल जैसी ही गंभीरता थी। कल कबीले में युवा शक्ति प्रदर्शन का दूसरा चरण है। ठीक वही समय जब बाहरी कबीलों के मेहमान और शाही राजधानी के दूत आएंगे। उसने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी अंगुलियों के पोरों से नीली लपटें रिसने लगीं, जैसे पानी रिसता है। ये आग उसे अब जलाती नहीं थी, बल्कि उसे ताकत का एहसास दिलाती थी। आन्या। आर्यन ने आसमान की ओर देखा, जहां पहला तारा निकल रहा था। मुझे पता है तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर उसके चेहरे पर एक कठोरता आ गई। और नायरा, विक्रांत, उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने अपनी गर्दनें मजबूत कर ली होंगी, क्योंकि तूफान वापस आ रहा है। आर्यन ने बैल की मोटी खाल का एक टुकड़ा काटा और उसे अपने कंधों पर लपेट लिया, क्योंकि उसके कपड़े लगभग जल चुके थे। उसने जंगल से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ा दिए। उसकी चाल में अब एक घायल लड़के का डर नहीं, बल्कि एक शीर्ष शिकारी का आत्मविश्वास था। वो अब वो लड़का नहीं था जिसे धक्के मारकर निकाला गया था। वो अब एक ऐसा तूफान था जो अग्नि शिखर कबीले को जड़ से हिलाने आ रहा था। स्थान, लौह बाजार। जंगल के किनारे बसा एक छोटा कस्बा। समय, शाम का व्यस्त समय। जंगल से कुछ ही दूर लौह बाजार अपनी पूरी रौनक पर था। ये कस्बा शिकारियों, व्यापारियों और यात्रियों का अड्डा था। यहाँ की हवा में अजीब सी गंध थी, मसालों की महक, जानवरों के पसीने की बदबू और गर्म लोहे की गंध। दुकानें सजी हुई थीं। कहीं विशाल बीस्ट के दांत और खाल बिक रहे थे, तो कहीं चमकते हुए हथियार। लोग मोल भाव कर रहे थे, चिल्ला रहे थे और हर तरफ चहल पहल थे। लेकिन बाजार के एक कोने में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। हंसी मजाक की आवाजें चीखों और गिड़गिड़ाने में बदल गईं। एक जड़ी बूटी की दुकान के बाहर भीड़ जमा थी। हटो हटो यहां से। सड़क की धूल पर एक बूढ़ा और बेहद कमजोर आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे। उसके सामने उसकी बांस की टोकरी उलट दी गई थी, जिससे सारी कीमती जड़ी बूटियां कीचड़ में मिल गई थीं। उसके सामने 3 हट्ठे कट्ठे आदमी खड़े थे। उन्होंने काले रंग की वर्दी पहन रखी थी, जिस पर केंद्रीय सत्ता का प्रतीक एक चांदी का बाज बना हुआ था। ये लोग शहर के रक्षक नहीं, बल्कि कानूनी गुंडे थे। पास ही एक दवाई की दुकान के बाहर खड़ा एक व्यक्ति घृणा भरी नजरों से देख रहा था। उसने पान थूकते हुए कहा,
छे, ये केंद्रीय सत्ता वाले कुत्ते, ये किसी को जीने नहीं देंगे। जब देखो टैक्स के नाम पर हफ्ता वसूली करने आ जाते हैं। दुकानदार ने घबराते हुए तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अरे पागल हो क्या? दुकानदार फुसफुसाया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। शांत रहो तुम। वो केंद्रीय सत्ता से हैं, उनके पास कांचे स्तर के योद्धा हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो हम दोनों के सिर कलम करके बाजार के चौराहे पर टांग देंगे। ये सुनते ही दुकान के बाहर खड़े उस व्यक्ति के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने डर के मारे अपनी नजरें झुका ली। सड़क के बीच में उन गुंडों का सरदार, एक गंजा आदमी जिसके चेहरे पर लंबा घाव था, उस बूढ़े पर हंस रहा था। बूढ़ा आदमी कांप रहा था। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसने हफ्तों से भरपेट खाना नहीं खाया हो। उसके हाथ जोड़ते हुए हड्डियां दिख रही थीं। मालिक, रहम करो, हमका जाने दो, बूढ़े ने कांपती आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा। हम तो यहीं पहाड़ों से लाई जड़ी बूटियां लाकर बेचते हैं। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, उससे 2 वक्त की रोटी ही मुश्किलों से मिलती है। मैं गरीब, आपको क्या दूंगा? गरीब है, सरदार ने क्रूरता से हंसते हुए कहा और बूढ़े के सिर पर अपना भारी बूट रख दिया। तो फिर तू जी कर क्या करेगा? गरीबी तो एक बीमारी है और हम इसका इलाज करते हैं, सरदार ने चिल्लाकर कहा। एक तो बिना हमारी आज्ञा के यहां दुकान लगाई, ऊपर से बहस कर रहा है। धप! ये बोलते हुए उस आदमी ने एक जोरदार लात उस बूढ़े के पेट में मारी। बूढ़ा आदमी पीछे लुढ़क गया, दर्द से कराहते हुए। आह, मेरी पसलियां! भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग तमाशबीन बने खड़े थे। किसी में भी केंद्रीय सत्ता के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। कहानी जारी रहेगी। लौह बाजार में शाम का धुंधलका छा रहा था। हवा में जलती हुई मशालों की गंध और बाजार के शोरगुल का मिश्रण था। आर्यन भीड़ के पीछे एक पुरानी दुकान की छाया में खड़ा था। उसने अपने नए काले लबादे के हुड को सर पर खींच रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसकी नीली आंखें, जो अब उसकी सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ा खतरा थीं, भीड़ के बीच हो रहे तमाशे को देख रही थीं। सामने सड़क पर केंद्रीय सत्ता के सैनिकों का नंगा नाच चल रहा था। वो बूढ़ा जड़ी बूटी बेचने वाला जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। उसके सामने खड़ा सैनिक, जिसके हाथ में एक भारी तलवार थी, उसे मारने के लिए तैयार था। गरीबी एक बीमारी है और हम इसका इलाज करते हैं, सैनिक ने क्रूरता से हंसते हुए कहा और तलवार हवा में उठाई। आर्यन का खून खौल उठा। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची कि पोर सफेद हो गए। नहीं, मैं इसे ऐसे मरने नहीं दे सकता। आर्यन ने अपना पैर आगे बढ़ाया। वो अपनी नीली अग्नि का इस्तेमाल करने ही वाला था, भले ही इससे उसकी पहचान उजागर हो जाए। लेकिन ठीक उसी पल आर्यन की आंखें कुछ देखकर फटी की फटी रह गईं। जैसे ही उस सैनिक की तलवार बूढ़े की गर्दन की ओर नीचे आ रही थी, सनन हवा के चीरने की एक तीखी आवाज। वहां कोई नहीं था, फिर भी ऐसा लगा जैसे हवा खुद एक हथौड़ा बन गई हो। धड़ाम! वो भारी भरकम सैनिक, जिसका वजन 100 किलो से कम नहीं होगा, किसी तिनके की तरह हवा में उड़ा। वो 20 फीट दूर जाकर सामने वाली दुकान के लकड़ी के खंभे से टकराया और वहीं ढेर हो गया। क्या? भीड़ एक सुर में चिल्लाई। आर्यन भी ठिठक गया। वो अपनी जगह पर जम गया। ये मैंने नहीं किया। तो किसने? धूल का गुबार छटा। बूढ़े आदमी से थोड़ी ही दूरी पर भीड़ की बीच एक जगह खाली हो गई थी। वहां एक लड़का खड़ा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे जो हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा एक काले कपड़े से पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन उस नकाब के बीच से जो दिख रहा था, उसने आर्यन के रोंगटे खड़े कर दिए। 2 नीली चमकती हुई आंखें। वे आंखें आर्यन की नीली आंखों जैसी ही थीं, लेकिन उनमें एक अलग तरह की गहराई थी, बिल्कुल शांत, जैसे तूफान से पहले का समुद्र। आर्यन हैरान था। उसने अपनी जगह से हिले बिना उसे उड़ा दिया। मैंने उसे हाथ उठाते हुए भी नहीं देखा। ये कौन है और क्या इसके पास भी नीली अग्नि है? बाकी के केंद्रीय सत्ता के सैनिक, जो अपने साथी को उड़ते देख घबरा गए थे, अब अपनी तलवारें निकालकर उस नकाबपोश की तरफ दौड़े। शैतान, तूने हमारे भाई को मारा, आज हम तेरा कीमा बना देंगे, वे चिल्लाए। नकाबपोश लड़का अपनी जगह से नहीं हिला। उसने बस एक उबासी ली, जैसे उसे नींद आ रही हो। जैसे ही सैनिक उसके करीब आए, नकाबपोश की नीली आंखें एक बार फिर चमकीं। जुम्म! एक भारी दबाव। अचानक उन सैनिकों ने अपनी गर्दन पकड़ ली। उनके गले से आवाज निकलनी बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनका गला घोंट दिया हो। उनके चेहरे लाल से सफेद पड़ने लगे। उनकी तलवारें हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गईं। वे घुटनों के बल गिर पड़े, हवा के लिए तड़पते हुए।
भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी सांसें रोककर ये दृश्य देख रहे थे। नकाबपोश ने एक ठंडी यमराज जैसी आवाज में कहा, तुम लोगों के पास जितने भी खजाने और कीमती वस्तुएं हैं मुझे दे दो, नहीं तो अगली सांस तुम्हारी आखिरी होगी। भीड़ में खलबली मच गई। एक दुकानदार ने दूसरे को कोहनी मारी। हे भगवान, ये तो केंद्रीय सत्ता को लूट रहा है, एक ने फुसफुसाया। ये लड़का पागल है क्या? केंद्रीय सत्ता के खिलाफ जाना मतलब सीधे महारानी के खिलाफ जाना है। दूसरे आदमी ने सिर हिलाया। तुम्हें नहीं पता, लोग कहते हैं एक नकाबपोश है जो बुरे के साथ यमराज और अच्छे के साथ फरिश्ता बनता है, पर आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था। ये किसी के बाप से नहीं डरता। सैनिकों की हालत खराब थी। उन्हें अपनी मौत सामने दिख रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी उंगलियों से अंगूठियां निकाली। ये लो, सब ले लो, बस हमें छोड़ दो। उन्होंने अपनी स्टोर अंगूठी निकालकर नकाबपोश की तरफ फेंकी। स्टोर अंगूठी, ये इस दुनिया की एक बेहद कीमती जादुई वस्तु है। देखने में ये साधारण अंगूठी लगती है, लेकिन इसके अंदर एक अलग आयाम होता है जहां सामान रखा जा सकता है। स्पेस के हिसाब से इनकी कीमत अलग अलग होती है। इसमें हथियार, दवाइयां और सोने के सिक्के रखे जा सकते हैं, लेकिन जीवित प्राणी नहीं। नकाबपोश ने हवा में हाथ उठाया। एक अदृश्य शक्ति ने उन अंगूठियों को हवा में ही पकड़ लिया और नकाबपोश की हथेली पर रख दिया। जैसे ही अंगूठियां उसके पास आईं, उसकी आंखों की चमक बंद हो गई। धप धप धप, सारे सैनिक एक साथ जमीन पर गिर पड़े। वे मरे नहीं थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि वे अगले एक हफ्ते तक खुद से पानी भी नहीं पी पाएंगे। वे अधमरे होकर धूल चाट रहे थे। आर्यन ये सब देख भौंचक्का था। उसके पसीने छूट रहे थे। कमाल है, आर्यन ने मन ही मन सोचा। ये लड़का अकेले ही पूरी टुकड़ी को लूट कर चला गया। इसकी ताकत का स्तर क्या है? तभी उस नकाबपोश ने अपना सिर घुमाया। उसकी नीली आंखें सीधे भीड़ को चीरती हुई आर्यन की आंखों से मिली। एक पल के लिए समय रुक गया। आर्यन को लगा कि वो लड़का उसके आर पार देख रहा है। आर्यन कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ा। रुको, तुम। लेकिन पलक झपकते ही गायब। नकाबपोश वहां था ही नहीं, सिर्फ धूल का एक छोटा सा बवंडर वहां घूम रहा था। वो कौन था? आर्यन बुदबुदाया। उसके मन में हजारों सवाल थे। तभी उसकी नजर उस बूढ़े पर पड़ी। बूढ़ा आदमी अभी भी कांप रहा था। आर्यन दौड़कर उसके पास गया और उसे सहारा देकर उठाया। बाबा, आप ठीक हैं? आर्यन ने नम्रता से पूछा। बूढ़े ने अपनी टोकरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। शारीरिक रूप से तो ठीक हूं बेटा, लेकिन ये सब होने के बाद महारानी के सैनिक मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे यहां से भागना होगा। बूढ़ा आदमी बिना पीछे देखे अपनी टूटी हुई टोकरी लेकर भीड़ में गायब हो गया। आर्यन वहीं खड़ा रहा, उदास। उसने सोचा था कि उस नकाबपोश ले मदद की, लेकिन असलियत ये थी कि ताकतवर लड़ते हैं और कमजोर पिसते हैं। ए भाई, पीछे से एक आवाज आई। आर्यन चौंका और मुड़ा। एक आदमी खड़ा था जो देखने में एक व्यापारी लग रहा था। उसने बढ़िया कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर एक व्यावसायिक मुस्कान थी। बच्चे, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बूढ़ा समझदार है, छिप जाएगा। उस आदमी ने कहा। तुम यहाँ के नहीं लगते, मैंने तुम्हें पहले बाजार में नहीं देखा। तुम कौन हो? आर्यन सतर्क हो गया। उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया, लेकिन पूरी तरह झूठ बोलना भी सही नहीं था। मेरा नाम आर्यन है। उसने अपना उपनाम नहीं बताया। मैं अग्निशिखर कबीले की तरफ से आया हूँ। जंगल में शिकार के दौरान मुझे कुछ जानवर के कुछ कीमती हिस्से मिले हैं, उन्हें बेचने आया हूँ। व्यापारी की आंखें चमक उठीं। ओहो, अग्निशिखर के योद्धा, फिर तो तुम बिल्कुल सही इंसान से मिले हो। मेरा नाम अनुज है। मेरी दुकान सामने ही है। चलो, मैं तुम्हें पूरे बाजार से अच्छी कीमत दूंगा। आर्यन ने तिक पल सोचा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। दुकान के अंदर तरह तरह के जानवरों की खालें, दांत और जड़ी बूटियां सजी थीं। अनुज काउंटर के पीछे गया। दिखाओ आर्यन भाई, क्या लाए हो? आर्यन ने अपने कंधे से वो पोटली उतारी। उसने लोह श्रृंग बैल के सुनहरे सींग और उसके माथे से निकली हरी मणि काउंटर पर रख दी। अनुज ने एक आवर्धक लेंस निकाला और चीजों की जांच करने लगा। वो मणि को ठोक बजाकर देख रहा था। आर्यन दिल थामे खड़ा था। कुछ देर बाद अनुज ने लेंस नीचे रखा। उसके चेहरे पर एक चतुर मुस्कान थी। देखो आर्यन भाई, अनुज ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा। सींग तो ठीक है, लेकिन ये मणि, ये एक मामूली लोह श्रृंग बैल की है। इसका कोई खास लेवल नहीं है। बाजार में आजकल इनकी मांग कम है। उसने कनखियों से आर्यन को देखा। आर्यन का चेहरा भावशून्य था। लेकिन अनुज ने मुस्कान चौड़ी की। चूंकि तुम अग्निशिखर से हो और मुझे तुम अच्छे लगे, तो मैं इसके तुम्हें 500 सोने के सिक्के दे सकता हूं। आर्यन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
500 सिक्के। उसने मन ही मन सोचा, कबीले में हमें महीने का खर्च सिर्फ 10 सिक्के मिलता था। 500 में तो मैं अपने लिए नए हथियार, पिताजी के लिए दवाइयां और आन्या के लिए ढेर सारे उपहार खरीद सकता हूं। लेकिन उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं होने दी। उसने शांत रहने का नाटक किया। ठीक है, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे मंजूर है। अनुज खुश हो गया। शायद असल कीमत 700 थी, लेकिन 500 भी आर्यन के लिए खजाना था। अनुज ने एक भारी थैली काउंटर पर रखी। सिक्कों की खनक संगीत जैसी लगी। देखो आर्यन भाई, अनुज ने थैली देते हुए कहा, आगे कुछ भी बेचना या खरीदना हो तो इस नाचीज को याद करना। अरे हाँ, बातों बातों में नाम तो बताना भूल ही गया, पर अब रिश्ता बन गया है तो मेरा नाम अनुज है, भूलना मत। ठीक है अनुज भाई। आर्यन ने थैली उठाई। शुक्रिया। वो दुकान से बाहर निकला। उसकी जेब भारी थी और दिल हल्का। स्थान, जंगल की सीमा, कबीले का रास्ता, समय, रात का सन्नाटा। आर्यन बाजार से निकलकर वापस कबीले की ओर जा रहा था। चांद निकल आया था। उसकी चाल में अब एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो अब वो लाचार लड़का नहीं था। उसके पास नीली अग्नि थी, जेब में पैसा था और दिल में बदला लेने की आग। तूफान वापस आ रहा है अग्निशिखर, आर्यन ने हवा से कहा। लेकिन जैसे ही वो जंगल की सीमा पर एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा, वो अचानक रुक गया। रास्ते के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान पर एक आकृति बैठी थी। वो व्यक्ति सिर से पैर तक काले लबादे में ढका हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस अंधेरा था। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। रुक जाओ आर्यन, उस नकाबपोश व्यक्ति ने एक भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा। आवाज ऐसी थी जैसे धरती के नीचे से आ रही हो। आर्यन सतर्क हो गया। उसने तुरंत लड़ाकू मुद्रा ले ली। तुम कौन हो? आर्यन ने कड़क आवाज में पूछा। और मेरा नाम कैसे जानते हो? नकाबपोश हंसा। उसकी हंसी सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। अचानक उस नकाबपोश के अंतर्मन में, जहां गहरा अंधेरा था, एक लाल बिंदु चमका। नकाबपोश एकदम गंभीर हो गया। उसने अपना सिर उठाया और सीधे आर्यन की दाहिनी कलाई को देखा, जिसे आर्यन ने कपड़े से ढक रखा था। आर्यन की कलाई पर बना वो लाल टैटू यानी निशान कपड़ों के नीचे से लाल रंग में चमकने लगा। वो चलने लगा। आर्यन ने अपनी कलाई पकड़ ली। नकाबपोश की आंखों से 2 नीली रोशनी चमकी। धुम! एक भयानक अदृश्य दबाव आर्यन के ऊपर गिरा। उह! आर्यन को लगा जैसे उसके कंधों पर पहाड़ रख दिया गया हो। उसके घुटने मुड़ गए। जमीन उसके पैरों के नीचे चटक गई। वो ना चाहते हुए भी घुटनों के बल आ गया। उठो, नकाबपोश ने कहा और दबाव बढ़ा दिया। आर्यन कांप रहा था। पसीना उसकी पेशानी से टपक रहा था, लेकिन उसकी जिद पहाड़ जैसी की। मैं किसी के सामने नहीं झुकता, आर्यन ने दांत भींचे। उसने अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगा दी। वो धीरे धीरे कांपते हुए वापस खड़ा होने की कोशिश करने लगा। नकाबपोश की आंखों में और तेज रोशनी चमकने लगी। दबाव 2 गुना हो गया। कड़क! आर्यन की हड्डियों की आवाज आई। आर्यन फिर से घुटनों पर गिर गया, लेकिन इस बार जुम! आर्यन की आंखों में अचानक गहरा लाल रंग चमकने लगा। उसकी कलाई का टैटू पागल हो गया। एक हिंसक लाल आभा उसके शरीर से फूट पड़ी। आर्यन ने हुंकार भरी और उस भयानक दबाव को चीरते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, नाक से खून बह रहा था, लेकिन वो खड़ा था, सीधा, तना हुआ। चट्टान पर बैठा नकाबपोश ये देखकर स्तब्ध रह गया। वो मन ही मन बोला, अविश्वसनीय! ये लड़का अपनी शक्ति नहीं जानता। इसके पास आत्मशक्ति ना के बराबर है, फिर भी इसने मेरे स्पिरिट प्रेशर को शारीरिक ताकत से हरा दिया। और ये लाल ऊर्जा, ये तो... नकाबपोश समझ गया। ये लड़का ये भी नहीं जानता कि इसकी असली शक्तियों को दबाया जा रहा है। वो लाल निशान, वो कोई साधारण टैटू नहीं है। नकाबपोश ने तुरंत अपना दबाव हटा लिया। आर्यन दबाव हटते ही जमीन पर हाथ रखकर जोर जोर से हाँफने लगा। हा। नकाबपोश ने अपनी गंभीरता वापस ओढ़ ली। तुम्हारी शारीरिक ताकत बहुत अच्छी है बच्चे, नकाबपोश ने कहा, लेकिन तुम्हारी आत्मशक्ति कचरा है। तुम अभी भी आधे अधूरे हो। आर्यन ने गुस्से में ऊपर देखा। तुम हो कौन? पहेलियां बुझाना बंद करो। नकाबपोश मुस्कुराया, हालांकि नकाब के पीछे दिखा नहीं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें काली घाटी में मिलेगा। आर्यन ने भौं सी कुड़ी। काली घाटी? वो तो निषिद्ध क्षेत्र है, लेकिन आप हो कौन? नकाबपोश चट्टान से छलांग लगाकर जमीन पर आर्यन के सामने आ खड़ा हुआ। मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुम कहां जा रहे हो। उसने आर्यन की छाती पर उंगली रखी। तुम उस नीली अग्नि के साथ कबीले में वापस जा रहे हो, बेवकूफ।
क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर केंद्रीय सत्ता या शाही परिवार को पता चला कि तुम्हारे पास नीली अग्नि है तो वो उसे पाने के लिए तुम्हें चीर डालेंगे और पूरे अग्निशिखर कबीले को राख बना देंगे। आर्यन ठिठक गया। उसे इस खतरे का अंदाजा नहीं था। तो तुम्हें क्या करूं? नकाबपोश ने अपनी जेब से काला दस्ताना निकाला और आर्यन की तरफ फेंका। इसे पहन लो। आर्यन ने दस्ताना कैच किया। वो कपड़ा बहुत ही अजीब था, रेशम जैसा मुलायम लेकिन लोहे जैसा भारी। ये दस्ताना प्राचीन रेशम से बना है, नकाबपोश ने समझाया। इसे अपने दाहिने हाथ में पहन लो। ये तुम्हारी नीली अग्नि की चमक और उस लाल टैटू की आभा को दुनिया से छिपा लेगा। जब तुम अपनी शक्ति इस्तेमाल करोगे तो ये उसे एक साधारण आत्मशक्ति जैसा दिखाएगा। नकाबपोश पीछे मुड़ा और अंधेरे की ओर चलने लगा। दुनिया को यही लगने दो कि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। यह शायद कोई बहुत साधारण शक्ति है। याद रखना आर्यन, असली इक्का तभी काम आता है जब उसे सही वक्त पर चलाया जाए। आर्यन ने दस्ताने को देखा। उसे उसमें से एक अजीब सी पुरानी ऊर्जा महसूस हुई। शुक्रिया, आर्यन ने कहा और ऊपर देखा, लेकिन सामने का रास्ता खाली था। वो नकाबपोश धुएं की तरह गायब हो चुका था। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने वो काला दस्ताना अपने दाहिने हाथ में पहना। दस्ताना उसके त्वचा पर ऐसे फिट हो गया जैसे वो शरीर का ही हिस्सा हो। उसने अपनी मुट्ठी भींची। अब कोई नीली रोशनी बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन अंदर वो ताकत महसूस कर सकता था। आर्यन के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। ठीक है, उसने कबीले की ओर देखा जहां सुबह होते ही टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। तो चलिए खेल को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। अगला भाग, कबीले में वापसी और आर्यन का पहला मुकाबला। अनंतगिरी के आसमान पर घने काले बादलों का साम्राज्य था। सूरज की रोशनी बादलों के पीछे कहीं दम तोड़ रही थी, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। अग्निशिखर कबीले का विशाल मैदान खचाखच भरा था, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। यह सन्नाटा था तूफान से पहले की शांति का। मैदान के ऊंचे चबूतरे पर 3 प्रमुख कुर्सियां लगी थीं। बीच में मौर्य परिवार के मुखिया सूर्य प्रताप बैठे थे, जिनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें थीं। उनके बगल में राम कृपाली और मनोहर बैठे थे, जिनकी आंखों में जीत का घमंड और होठों पर कुटिल मुस्कान थी। आज का ये मुकाबला केवल बाजार का नहीं, बल्कि अनंतगिरी में वर्चस्व की लड़ाई थी। तभी निर्णायक की भारी आवाज गूंजी, जिससे बादलों की गड़गड़ाहट भी फीकी पड़ गई। अगला मुकाबला राम कृपाली परिवार की ओर से मयंक, जो आत्मशक्ति के 8वें स्तर पर है, और मौर्य परिवार की ओर से कोई भी योद्धा जो 9वें स्तर या उससे नीचे हो, चुनौती स्वीकार कर सकता है। सूर्य प्रताप की मुट्ठियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। उनका बेटा आर्यन अभी तक नहीं लौटा था। हार सामने खड़ी थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई पायल की एक हल्की छनकार सुनाई दी। भीड़ की निगाहें मुड़ी। वहां आन्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक शांत मगर दृढ़ मुस्कान थी। वो धीरे से सूर्य प्रताप के पास आई और अपनी मीठी आवाज में बोली, पिताजी, आर्यन गाई नहीं है तो क्या हुआ? मैं भी तो आपकी बेटी हूं। मुझे लड़ने की अनुमति दीजिए। सूर्य प्रताप की आंखों में नमी तैर गई। उन्होंने आन्या के सिर पर हाथ रखा। वो जानते थे कि यह जोखिम भरा है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जाओ बेटी, आज मौर्य परिवार का मान तुम्हारे नन्हे कंधों पर है। मैदान के बीचों बीच आन्या और मयंक आमने सामने थे। मयंक ने आन्या को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। तुम एक नाजुक गुड़िया, बेहतर होगा घर जाकर रसोई संभालो। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। जैसे ही रेफरी ने हाथ नीचे किया, मयंक किसी भूखे भेड़िए की तरह झपटा। वो अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसका मुक्का आन्या के चेहरे के पास पहुंचा, आन्या हवा के झोंके की तरह बगल में हो गई। आन्या भी अपनी हथेली मयंक के सीने पर रखी और धीरे से बुदबुदाई, विंड फोर्स। धड़ाम! एक अदृश्य धक्के ने मयंक को तिनके की तरह उड़ा दिया। वो सीधा जाकर वीआईपी कुर्सियों के पास गिरा। धूल का गुबार उठ गया। सूर्य प्रताप के चेहरे पर राहत की चमक आ गई, जबकि राम कृपाली गुस्से से कुर्सी से आधा खड़ा हो गया। मयंक धूल झाड़ते हुए खड़ा हुआ। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। भीड़ की हंसी उसके कानों में पिघले शीशे की तरह चुभ रही थी। नफरत और अपमान की आग में जलते हुए उसने अपनी जेब में हाथ डाला। किसी की नजर उस पर नहीं थी। उसने एक लाल रंग की गोली निकाली और मुंह में दबा ली।
ये ब्लड डीमन पिल थी, एक प्रतिबंधित दवा जो इंसान को जानवर बना देती थी लेकिन उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती थी। अगले ही पल मयंक की चीख ने पूरे मैदान को दहला दिया। आ! उसका शरीर अकड़ने लगा, नसें रस्सियों की तरह फूल गईं, उसकी आंखों का सफेद हिस्सा पूरी तरह काला पड़ गया और पुतलियां खून जैसी लाल हो गईं। उसके शरीर से एक काली और अशुभ आभा निकलने लगी। राम कृपाली घबरा गया। बेवकूफ लड़का, इसने तो परिवार की नाक कटवा दी। वो जानता था कि अगर मयंक पकड़ा गया तो काल कोठरी तय है। लेकिन अब मयंक किसी की सुनने वाला नहीं था। उसका स्तर आत्मशक्ति से सीधा उछलकर योद्धा मंडल यानी वॉरियर रेल्म के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। ये चींटी और हाथी का मुकाबला बन चुका था। मयंक ने एक भयानक दहाड़ लगाई और आन्या की तरफ दौड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जमीन फट रही थी। उसके हाथों में काली आग दधक रही थी। आन्या अपनी जगह जड़ हो गई थी। वो समझ गई थी कि यह हमला जानलेवा है। मयंक का मुक्का आन्या के चेहरे से बस 1 इंच दूर था। मौत सामने खड़ी थी। सूर्य प्रताप अपनी सीट से चिल्लाए, नहीं। ठीक उसी पल समय जैसे थम गया। आसमान में एक जोरदार कड़कड़ाहट हुई और मैदान के बीचों बीच लाल रंग की बिजली कौंधी। जूम! एक तेज हवा का झोंका आया और मयंक का मुक्का खाली हवा में चला गया। उसका वार इतना शक्तिशाली था कि सामने की दीवार पर एक गहरा गड्ढा बन गया और ईंटें बिखर गईं। लेकिन आन्या वहां नहीं थी। धूल छटने लगी। मैदान के दूसरे कोने पर एक दृश्य ने सबकी धड़कनें रोक दी। आन्या सुरक्षित थी, किसी की बाहों में। एक लंबा चौड़ा सीना, काले कपड़े, बिखरे हुए बाल जो हवा में लहरा रहे थे। उस शख्स का एक हाथ आन्या की कमर पर था, उसे सहारा देते हुए, और दूसरा हाथ आन्या के सिर के पीछे, उसे अपनी छाती से लगाए हुए, जैसे कोई सबसे कीमती खजाने की रक्षा कर रहा हो। आन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसे उस परिचित खुशबू का एहसास हुआ। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान एक साथ आ गई। आर्यन, आप वापस आ गए। उसकी आवाज में राहत थी, जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। लेकिन आर्यन का चेहरा, वो पत्थर की तरह सख्त था। उसकी आंखों में आन्या के लिए चिंता और मयंक के लिए मौत का तांडव था। उसने आन्या को अपनी बाहों में कसते हुए डांटने वाले लहजे में कहा, पागल लड़की, वहां बुद्ध बनकर क्यों खड़ी थी? अगर मैं एक पल भी देर करता तो। उसकी आवाज कांप गई। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। आन्या उसकी डांट नहीं सुन रही थी। वो बस आर्यन के सीने में अपना चेहरा छुपाकर मुस्कुरा रही थी। मुझे पता था आप आएंगे, आप हमेशा आते हैं। पूरा स्टेडियम सन्न था। सूर्य प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन की रफ्तार, वो बिजली से भी तेज थी। राम कृपाली और मनोहर के माथे पर पसीना चमकने लगा। यहां तक कि नावेद भी, जो आर्यन से नफरत करता था, इस शक्ति को देखकर कांप उठा। लेकिन मयंक का पागलपन अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने देखा कि उसका शिकार बच गया है और उसका दुश्मन अपनी पीठ दिखाए खड़ा है। उसने एक शैतानी हंसी हंसी, मर जाओ। मयंक सूरी ताकत से एक अंधेरी परछाई की तरह आर्यन की पीठ की ओर झपटा। उसका हाथ एक नुकीले पंजे में बदल गया था, जिस पर काली आग लगी थी। वो आर्यन के सिर के परखच्चे उड़ा देना चाहता था। आन्या, जो आर्यन के सीने से लगी थी, की नजर मयंक पर पड़ी। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। आर्यन, पीछे! लेकिन आर्यन ने घबराया नहीं। उसने आन्या को, जो उसके सीने से लगी थी, एक झटके में लेकिन कोमलता से खुद से अलग किया और उसे सुरक्षित दूरी पर धकेल दिया। और फिर पलक झपकते ही वो घूमा। उसकी चाल में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी, सिर्फ शुद्ध सधा हुआ वेग था। मयंक का काला पंजा आर्यन के चेहरे से 1 इंच दूर था। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मयंक की कलाई को हवा में ही थाम लिया। खटाक! आर्यन के हाथ में पहने दस्ताने के नीचे नीली आभा चमक रही थी। उस दस्ताने की वजह से उसकी आंखें नीली नहीं चमक रही थीं, बस वो नॉर्मल नीली थीं। वही हड्डियों के चटकने की आवाज आई। आर्यन की नीली आंखें मयंक की लाल आंखों में गड़ी थीं। ताकत उधार की हो सकती है मयंक, लेकिन हुनर अपना होना चाहिए। आर्यन की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। इससे पहले कि मयंक कुछ समझ पाता, आर्यन ने अपनी दूसरी मुट्ठी भींची। उसके पोरों पर एक अदृश्य नीली आभा चमकी और फिर धड़ाम! आर्यन का मुक्का मयंक के सीने के ठीक बीचों बीच लगा। ये सिर्फ एक शारीरिक वार नहीं था, ये नीली अग्नि का एक केंद्रित विस्फोट था। एक तेज हवा का झोंका मयंक के शरीर के आर पार हो गया। मयंक के पेट के पीछे के कपड़े फट गए, जैसे कोई अदृश्य भाला उसके शरीर को भेद गया हो। मयंक की आंखों से लाल रोशनी गायब हो गई। उसका शरीर, जो अभी लोहे जैसा सख्त था, रबड़ की तरह ढीला पड़ गया। आर्यन ने उसका हाथ छोड़ दिया। मयंक किसी कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर गिरा। उसके सीने पर जहां मुक्का लगा था, कपड़े जलकर खाक हो चुके थे और वहां एक अजीब सा नीला निशान बन गया था, जो भाप छोड़ रहा था।
पूरा स्टेडियम स्तब्ध था। सूर्य प्रताप की आंखों में अविश्वास और गर्व के आंसू एक साथ थे। राम कृपाली अपने दांत पीस रहे थे, उनका चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा रहा था। ये नामुमकिन है। लेवल 9 का योद्धा, वो भी दानव गोली के साथ, एक ही बार में ढेर। तभी आन्या दौड़कर आर्यन के पास आई। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से आर्यन का कंधा छुआ। आर्यन, आप ठीक तो हैं? उसकी आवाज में डर था कि कहीं आर्यन को चोट तो नहीं लगी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों की ठंडक पिघल गई। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं ठीक हूं आन्या, बस थोड़ी धूल लगी है। नियम अधिकारी मयंक के पास पहुंचे। उन्होंने नब्ज जांची और फिर घोषणा की। मयंक ने प्रतिबंधित रक्तदानव गोली का उपयोग किया है। इसकी सजा 5 महीने का कठोर कारावास और इस मुकाबले का विजेता मौर्य परिवार। भीड़ का शोर आसमान छूने लगा, लेकिन आर्यन का ध्यान सिर्फ आन्या पर था। रात हो चुकी थी। आकाश में चांद अपने पूर्ण यौवन पर था। उसकी रुपहली रोशनी महल के पीछे स्थित शांत तालाब पर बिछी हुई थी। तालाब के बीचों बीच आर्यन एक पैर पर खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं। पानी की सतह पर हलचल नहीं थी, मानो वो पानी पर खड़ा नहीं बल्कि हवा में तैर रहा हो। उसके शरीर के चारों ओर एक बहुत ही हल्की नीली धुंध लिपटी थी। किनारे पर आन्या बैठी थी। उसने अपने पैरों को पानी में डुबो रखा था। वो आर्यन को एकटक निहार रही थी, जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग देख रही हो। आर्यन, वो खुद से ही बड़बड़ा रही थी। उसकी आवाज हवा की सरसराहट जैसी थी। आप सबसे अलग हैं। लोग कहते हैं आप कमजोर हैं, लेकिन मैं जानती हूं आप वो कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो थोड़ा शर्माई, अपने गालों पर हाथ फेरा। इसीलिए तो मैं आपको पसंद करती हूं। लेकिन आप बुद्धू हैं, मुझे बस छोटी बच्ची समझते हैं। उसने मुंह फुला लिया और पानी में एक कंकड़ फेंका। छपाक। सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखों में गहरा सागर था। वो सीधा खड़ा हो गया। उसने किनारे पर देखा। आन्या वहीं घास पर लेटी सो रही थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे। आर्यन के चेहरे पर एक मृदु मुस्कान आ गई। वो पानी पर चलते हुए, हाँ चलते हुए, किनारे आया और आन्या के पास एक छलांग में पहुंच गया। वो घुटनों के बल बैठा और धीरे से उसके गाल से बालों की लट हटाई। आनू, उठ जा, सुबह हो गई है, हमें महल वापस जाना है। आन्या ने नाक सिकोड़ी और अपनी बड़ी बड़ी आंखें मलते हुए खोली। सुबह हो गई? आपका अभ्यास पूरा हो गया? उसकी आवाज नींद में भारी थी। आर्यन ने सिर हिलाया। आन्या झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन एक छोटी सी चीख उसके मुंह से निकली और वो वापस गिर गई। आर्यन तुरंत चिंतित हो गया। क्या हुआ अनु, तू ठीक है? आन्या ने शर्मिंदा होकर कहा, वो बैठे बैठे पैर सुन पड़ गया है, सुइयां चुभ रही हैं, बाकी मैं ठीक हूं। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, आर्यन ने उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बच्चे को उठाता है। आन्या का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। आर्यन, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। आर्यन ने चलना शुरू कर दिया। उसका चेहरा भावहीन था। तुझे उठा रहा हूं, तेरा पैर सुन्न है। तू लंगड़ा कर चलेगी तो हमें पहुंचने में दोपहर हो जाएगी। अब चुपचाप पड़ी रहे। आर्यन जंगल के रास्ते से महल की ओर दौड़ पड़ा। हवा उनके कानों में सीटी बजा रही थी। आन्या ने अपना सिर आर्यन के सीने पर रख दिया। उसे आर्यन के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। धक 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 धक। ये उसके लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित संगीत था। मौर्य महल का माहौल तनावपूर्ण था। सूर्य प्रताप के हाथ में एक पत्र था जो कांप रहा था। उनके बगल में मुख्यमंत्री यानी आर्यन के दूसरे चाचा और उनके छोटे भाई खड़े थे। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। आर्यन ने कमरे में प्रवेश किया। आन्या को उसने बाहर ही छोड़ दिया था। प्रणाम पिताजी, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? सूर्य प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक लंबी हताश सांस ली और मेज से मदिरा का प्याला उठाकर एक घूंट में खाली कर दिया। ये उनकी लाचारी दिखा रहा था। आर्यन ने मुख्यमंत्री चाचा की ओर देखा। चाचा ने ठंडी आवाज में कहा, सिंह परिवार का पत्र आया है आर्यन। वो नायरा और तुम्हारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कमजोर उनकी बेटी के लायक नहीं है, और अगर ये रिश्ता टूटा तो हमारे व्यापारिक संबंध भी खत्म हो जाएंगे। कबीले पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आर्यन की आंखों में एक पल के लिए अंधेरा छा गया। अपमान का घूंट कड़वा था। वो धीरे से अपने पिता के पास गया और उनके कदमों में बैठ गया। उसने सूर्य प्रताप का हाथ अपने हाथ में लिया। उसके स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी। पिताजी, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? आर्यन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें चट्टान जैसी मजबूती थी। सूर्य प्रताप ने आर्यन की आंखों में देखा। वहां उन्हें वो डरपोक लड़का नहीं बल्कि एक योद्धा दिखा। उन्होंने आर्यन के सिर पर हाथ रखा, खुद से भी ज्यादा।
आर्यन मुस्कुराया, एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान। तो फिर डर कैसा? उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात करके अपना वादा तोड़ा है। कबीले के नियमों के अनुसार अगर कोई पक्ष वादा तोड़ता है तो हम उन्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। छोटे चाचा चिल्लाए, पागल हो गए हो तुम? सिंह परिवार, नायरा, वो एक जीनियस है और तुम अभी अभी लौटे हो, हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। आर्यन ने उनकी बात काटते हुए कहा, मैं पूरे परिवार से लड़ने की बात नहीं कर रहा। पिताजी, उन्हें पत्र लिखिए, चुनौती स्वीकार होगी, आर्यन बनाम नायरा। जो जीतेगा फैसला उसका होगा। अगर मैं हारा तो मैं खुद रिश्ता तोड़ दूंगा और हमेशा के लिए कबीला छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो उन्हें हमारे सामने झुकना होगा। मुख्यमंत्री चाचा सोच में पड़ गए। लड़के में दम तो है, लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। छोटे चाचा फिर विरोध करने वाले थे, लेकिन सूर्य प्रताप की गूंजती हुई आवाज ने उन्हें रोक दिया। पत्र लिखो। सूर्य प्रताप खड़े हो गए। उनकी आंखों में बेबसी नहीं, आग थी। जैसे आर्यन ने कहा है वैसा ही होगा। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। आज उसने मयंक को हराकर साबित कर दिया है कि वो अब बच्चा नहीं रहा। उन्होंने आर्यन के कंधे को भींचा। जाओ, तैयारी करो। आर्यन ने सिर झुकाया। मैं आपको निराश नहीं करूंगा पिताजी। जब आर्यन कमरे से बाहर निकला तो उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। उसकी कलाई का टैटू कपड़ों के नीचे हल्का सा गर्म हो गया। नायरा, तैयार रहना, हिसाब अब होगा।